यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अपने इस आज इतिहास के इंट्रो लेक्चर में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सिलेबस, अबाउट द पैटर्न एंड वी आल्सो ट्राई टू टच सम इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट टॉपिक्स। ठीक है, अभी हम कुछ पाठ्यक्रम, थोड़ा प्रारूप क्या रहता है उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो जो यूपीएससी का ये जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है, जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है, इसमें बेसिक पैटर्न क्या रहता है और फिर इतिहास के विषय की, क्योंकि मैं आपको इतिहास पढ़ाने वाला हूं एज यू ऑल नो। ठीक है, तो फिर उसकी हम चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं रामेंद्र मिश्रा और मैं आपका इतिहास विषय पर हम डिस्कस करेंगे। इतिहास आपको हम पढ़ाने वाले हैं। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी क्लासेज में पढ़ ही रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो सबसे पहले एक बहुत ब्रीफ इंट्रो, क्योंकि एकदम आप में से अधिकतर बच्चे अभी एकदम नए हैं। क्या है यूपीएससी सीएससी एग्जाम का बेसिक पैटर्न। हालांकि मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आप सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप सब ने इस पर बेसिक होमवर्क कर लिया होगा। क्यों? अगर आपके मन में लंबे समय से ख्वाहिश है तो ऑब्वियस सी बात है आप इस पर कर चुके होंगे काम। तो जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम है, यहाँ पर लिखा हुआ आईएएस एग्जामिनेशन, क्योंकि सर्वाधिक फेमस जो पोस्ट होती है वो आईएएस होती है। लेकिन आप में से अधिकतर विद्यार्थी जानते होंगे, मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूं दैट दिस इज द एग्जाम, ये सिंगल एग्जाम है जिसको हम कहते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और इस एक एग्जाम से ही, इस एक परीक्षा को देकर के ही आप 2 दर्जन के अराउंड अलग अलग सर्विसेज या पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे फेमस जो होती है दैट इज आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। दूसरा एक अधिक फेमस है वो आईपीएस। तो हमको ये आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या लोग कहते भी हैं आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। तैयारी किसकी कर रहे होते हैं वो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, और यू कैन से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। ओके, तो उसी में फिर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस दैट इज फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, भारतीय विदेश सेवा, आईएफओएस, and there are many other examinations, many other posts as well in the same examination. ठीक है, तो ये एक बहुत आप सब बेसिक अवेयर हैं कि इसके 3 स्टेजेज होते हैं जो परीक्षा होती है सामान्यतः। जो पहली स्टेज है जिसको हम प्रिलिमिनरी या प्रीलिम्स भी कह देते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम या प्रारंभिक परीक्षा कह देते हैं, ये हमारी पहली स्टेज है। जो विद्यार्थी इसको पार कर लेते हैं वो फिर मुख्य परीक्षा की ओर बढ़ते हैं। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो प्रीलिम्स है ये एक एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप। आपको एक प्रश्न दिया है, प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, 4 विकल्प दिए हैं, उन विकल्पों में से एक आपको चुनना है, यानी उत्तर सवाल के अंदर ही दिया हुआ है। यू हैव टू जस्ट चूज दैट विच इज द करेक्ट। ठीक है, तो ये प्रारंभिक परीक्षा होती है। उसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर है सामान्य अध्ययन का, एक सीसेट का पेपर है। दोनों ही पेपर देने होते हैं सब विद्यार्थियों को। ये हो गया। अब जो विद्यार्थी इसको पास करते हैं इसके बाद उनको मुख्य परीक्षा देनी होती है, और मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव, यानी आपको वहां पर उत्तर लेखन करना होता है। यू हैव टू राइट द आंसर्स। और विद्यार्थियों को ये भी पता होगा कि जो मुख्य परीक्षा होती है, तो मुख्य परीक्षा में 3 तरह के पेपर्स होते हैं। कितने प्रकार के पेपर होते हैं? 3 प्रकार के। अगर हम पहले प्रकार के पेपर्स की बात करें उसको हम कहते हैं जीएस पेपर्स या सामान्य अध्ययन। इसी प्रकार एक पेपर होता है उसको हम कहते हैं निबंध, एस्से का एक पेपर होता है, और इसके साथ में जुड़ा होता है लैंग्वेज के 2 पेपर, भाषा की 2 परीक्षाएं, कंपल्सरी इंग्लिश और एक क्षेत्रीय भाषा या हिंदी, जो सामान्यतः नॉर्थ इंडिया में ऐसा रहता है। आप और भी 22 भाषाओं में से कोई चुन सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज, उसमें ऑप्शनल यानी जो वैकल्पिक विषय है आपका, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, आपको जो ऑप्शनल चुनना है, जो आपके ऑप्शनल पेपर्स हैं वो होते हैं। ठीक है, सो थर्ड वन इज द ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल यानी कि तो प्रत्येक विद्यार्थी को कोई भी एक वैकल्पिक विषय लेना होता है। वैकल्पिक लेना है ये कंपलसरी है। यू हैव टू चूज द ऑप्शनल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा ये ऑप्शनल है। यू कैन चूज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और पीएसआईआर यू कैन से, and many others. You can choose the subject from the given list. एक लंबी सूची है, उसमें से आप विषयों का चुनाव कर सकते हैं। तो जीएस, एस्से और लैंग्वेजेस के पेपर्स और फिर वैकल्पिक विषय।
जब विद्यार्थी इसको पार कर लेता है, मुख्य परीक्षा को पार कर लेता है, तो फिर वो बढ़ता है तीसरे चरण की ओर, जिसको हम कहते हैं व्यक्तित्व परीक्षण, और वी कैन से द पर्सनालिटी टेस्ट। सहज भाषा में, आम भाषा में, लेमन लैंग्वेज में इसको हम इंटरव्यू भी कह देते हैं। ओके, क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, जो विद्यार्थी ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं वो भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी शिद्दत से देख रहे होंगे। ठीक है, हाँ, कमेंट्स आप लोग करिएगा, कुछ अगर डाउट्स होंगे तो हम उसको समय से ले लेंगे। ठीक है, अभी हम इतिहास पर चर्चा अधिक करने वाले हैं, हम यहाँ पे पैटर्न पर डिस्कस बहुत नहीं करेंगे क्योंकि हमको इतिहास में एंट्री करनी है। तो खैर, ये एक मैंने आपको प्रारूप बताया है, क्या प्रारूप है जिसके अंतर्गत ये परीक्षा होती है। नाउ इफ वी मूव फॉरवर्ड, तो हमको ध्यान में आता है कि सिलेबस, अब मैं यहाँ पर जो बात करूंगा सिलेबस की, तो अब मैं केवल इतिहास के सिलेबस की बात करूंगा। किसके सिलेबस की बात करूंगा? केवल इतिहास के सिलेबस की बात करने वाला हूं। ओके, यस, ठीक है। तो अगर हम प्रारंभिक परीक्षा के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम की बात करते हैं कि आखिर प्रीलिम्स में इतिहास कैसा है, तो आप सबको ध्यान में है कि प्रारंभिक परीक्षा में प्रीलिम्स में इतिहास में केवल और केवल एक टॉपिक लिखा हुआ है, और वो क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, यानी भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। अब प्रश्न तो यही आना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या? क्या जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो इतिहास का भाग नहीं है? ऑब्वियसली है भाई। जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट चला, जो फ्रीडम स्ट्रगल चला, जो राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन चला, वो भी हमारे इतिहास का भाग है। तो अलग लिखा है, उसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, उसका सहज साधारण मतलब है दैट यू हैव टू मेक मोर फोकस ऑन दिस टॉपिक, यानी कि पूरे भारत के इतिहास से तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके अंदर ये जो विशेष टॉपिक है ये अधिक महत्वपूर्ण है। दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट। स्पष्ट हो गया? ठीक है, तो ये प्रारंभिक परीक्षा है। अभी सिलेबस एक लाइन का है, कंटेंट सारा जो हमको पढ़ना वो एक लाइन का नहीं है। ठीक है, उसके अंदर डिटेल है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करते कहते ही अपने आप ही इसको हम प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं, मध्यकालीन, आधुनिक, एशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ऑल दीज सेक्शंस वर इंक्लूडेड in its one single line, or we can say in one single phrase। इस एक ही चरण में प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक सब जुड़ा हुआ है। ठीक है, खैर ये प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम हो गया। ऐसे ही जब आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं मेंस की, तो मेंस परीक्षा में अगर आप इसको देख पा रहे होंगे, ये मुख्य परीक्षा है। तो अब मुख्य परीक्षा के अंदर मुख्य परीक्षा के अंदर जो सामान्य अध्ययन के 4 पेपर है, मैंने अभी आपको बताया कि मेंस के अंदर सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज है, उसके टोटल 4 पेपर होंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 250 मार्क्स 250 अंकों का होगा। ठीक है, तो उसमें जो पहला पेपर है जनरल स्टडीज, उस पेपर के अंदर, जनरल स्टडीज पेपर के अंदर, उसमें कुल 3 इंपॉर्टेंट विषय हैं। कितने विषय हैं? यस, वेरी गुड, 3 इंपॉर्टेंट विषय हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर हम पहले विषय की बात करते हैं, ठीक है, एज आई टोल्ड कि इसमें कितने विषय हैं। जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो कौन सा सब्जेक्ट है? तो वो है हिस्ट्री। द फर्स्ट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। यहां लिखा हुआ है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर हिस्ट्री। तो ये एक आर्ट एंड कल्चर या भारतीय विरासत एवं संस्कृति, ये और इतिहास, सामान्यतः इसको हम एक ही विषय मानते हैं, यानी इतिहास का ही एक महत्वपूर्ण भाग है संस्कृति, हेरिटेज, विरासत। ठीक है, तो ये पूरा एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हिस्ट्री।
दूसरा जो विषय इसके अंतर्गत आता है वो क्या आता है, तो वो आता है ज्योग्राफी या भूगोल। ठीक है, और तीसरा जो विषय है वो क्या है, तो वो है समाज, सोसाइटी। अब 250 नंबर का पेपर है, 3 सब्जेक्ट हो गई है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ये एक सब्जेक्ट हो गया है, ज्योग्राफी दूसरा सब्जेक्ट हो गया है, सोसाइटी तीसरा सब्जेक्ट हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब अभी चूंकि हम इतिहास के क्लास में बैठे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम इतिहास के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। एक बात तो श्योर है कि 250 नंबर का पेपर है तो कितना वेटेज होता होगा इतिहास का, और प्रारंभिक परीक्षा के अंदर भी अगर हम वेटेज की बात करें तो वैसे मैंने यहाँ वेटेज मेंशन किया है आगे, संभवतः यहाँ वेटेज नहीं है, तो अगर हम वेटेज की बात करते हैं यानी कि कितने प्रश्न आ रहे हैं, अगर हिस्ट्री से हम प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा में कि भाई हिस्ट्री से इतिहास से कितने सवाल आ रहे हैं, तो अगर वहां पर हम सबको ध्यान है 100 प्रश्न टोटल होते हैं तो 100 में से लगभग 15 के आसपास सवाल किससे बन रहे हैं, हिस्ट्री से, ±5, यानी कि कभी कभी ये 15 का 12 भी हो जाता है, ऐसा भी हुआ है, और कभी कभी 15 का ये 20, 21, 22 ऐसा भी हुआ है। ठीक है, तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पोर्शन प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास का है। अब इसमें एशियन मिडाइवल मॉडर्न से कितने वो हम विषय पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। इसी प्रकार अगर मैं मुख्य परीक्षा की बात करता हूं कि भाई जो मेन एग्जाम है मुख्य परीक्षा में आखिर कितने प्रश्न हैं आते, तो बहुत सीधा सरल उत्तर है कि सामान्यतः जो 250 मार्क्स हैं उसमें से एक औसत हम कह सकते हैं 115 के आसपास प्रश्न आते हैं, 115 अंकों के प्रश्न आते हैं 250 में से, क्योंकि फिर लगभग 100 नंबर के आसपास ही अंक आते हैं, अंक के प्रश्न आते हैं भूगोल के भी। ठीक है, और फिर लगभग 2 सवाल औसत रहता है समाज के ऊपर। ठीक है, तो 100, 110, 115 अब वो वेरी कर जाता है। ठीक है ना, तो यानी कि एक बहुत बड़ा भाग है इतिहास। ठीक है, खैर अगर हम आगे बढ़े और फिर पाठ्यक्रम पर लौटे तो अब हम शुरू करेंगे अपना पाठ्यक्रम किस चीज का, इतिहास का, कि इतिहास का सिलेबस क्या है। और मैं सिलेबस केवल बता नहीं रहा हूँ, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। सो यू हैव टू लिसन ऑल दीज थिंग्स वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से आप सबको ये सारी चीजें सुननी है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो सबसे पहले ठीक है, एक मिनट, यस। तो सबसे पहले जो हमारे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक है भारतीय संस्कृति। कौन सा टॉपिक हो गया, भारतीय संस्कृति, ये पहला टॉपिक है, इंडियन कल्चर। अब इंडियन कल्चर टॉपिक क्या बता रहा है, बहुत क्लियर उसने सिलेबस को बताया हुआ है कि जो सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ यानी प्रमुख विशेषताएं पूछी जाएंगी या प्रमुख चीजें किसकी, पहला आर्ट फॉर्म्स, विभिन्न कला शैलियां, जितनी प्रकार की कलाएं हो सकती हैं, जैसे चित्रकला अपने आप में एक कला है, संगीत एक कला है ना, ऐसे अलग अलग प्रकार हैं कलाओं के। ठीक है, तो उन सबकी जितनी शैलियां हो सकती हैं। फिर अगर हम डांस की बात करेंगे, नृत्य कला की, तो नृत्य के अंदर फिर अलग अलग प्रकार की स्टाइल्स हैं, शैलियां हैं, उस सब पर सवाल। ठीक है, तो ये पहला उसमें पूरा। दूसरा कहता है साहित्य, लिटरेचर, सेकेंड थिंग इज साहित्य। ठीक है, यानी अब भारत जैसा विशाल देश, इतनी भाषाएं, और वी हैव अ ग्रेट नंबर ऑफ लिटरेचर इन ईच एंड एवरी लैंग्वेज, इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। हमारे पास देश के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग क्षेत्रों पर अपार साहित्य भरा पड़ा है, तो उससे सवाल बनेगा। अब साहित्य का मतलब आपको लिटरेचर के नॉलेज होनी ऐसा नहीं, तो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, देयर आर सम सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट बुक्स विच आर इजिली इंपॉर्टेंट फॉर द होल कंट्री और द लार्जर पोर्शन ऑफ द कंट्री, जो बहुत बड़े भाग के लिए इंपॉर्टेंट है, उस साहित्य की बात।
और तीसरा कहता है कि आर्किटेक्चर यानी कि स्थापत्य कला, या जिसे कई बार हम लोग वास्तुकला भी कह देते हैं, ठीक है, सहज रूप में लेमन लैंग्वेज में कहें बिल्डिंग्स, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो आर्किटेक्चर है, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस के आर्किटेक्चर हों, कोई मॉस्क है, कोई मंदिर है, कोई मकबरा है, कोई अन्य पूजा स्थल है, अलग अलग धर्मों के धार्मिक स्थल हो सकते हैं, या वो बड़ी सरकारी इमारतें हों, चाहे वो महल हो या कोई भी इस प्रकार की चीजें, ठीक है। और ये सब कब से कब तक, फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, यानी प्राचीन काल से लेकर के जब से हमारे पास भवन निर्माण कला या स्थापत्य कला का विकास हुआ है, तब से अब तक जो प्रमुख इमारतें पाई गई हैं उन सबकी चर्चा करनी होगी। जब हम यहाँ चर्चा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें हमको हड़प्पा सभ्यता की भी चर्चा करनी है, और इसमें हमको मॉडर्न टाइम में 1920वीं सेंचुरी के अंदर चंडीगढ़ में बनाई गई मॉडर्न बिल्डिंग्स की भी चर्चा करनी है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा आर्ट एंड कल्चर के तीनों इंपॉर्टेंट चीजें। कौन कौन सी होगी? आई रिपीट, नंबर 1 वेरियस आर्ट फॉर्म्स, विभिन्न कला शैलियां, दूसरा साहित्य, और तीसरा स्थापत्य कला आर्किटेक्चर। इज इट क्लियर? गुड। नाउ द सेकेंड थिंग इज, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, तो यहां पर वो कहते हैं yes, so the second thing is, ये थोड़ा सा इसमें नीचे चली गई है, मैं आपको एक बार पढ़ के और ध्यान करा देता हूं। वो कहता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत कब से कब तक? फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के मिडल क्या होता है 18th सेंचुरी का? 1750। तो 1750 एडी या 1750 ईस्वी से लेकर के अंटिल द प्रेजेंट यानी वर्तमान तक, ये पूरा सेक्शन मॉडर्न इंडिया में है। अब इसमें क्या क्या पूछेगा, बहुत क्लियर में कहता है वो, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इश्यूज, तीन चीजें उसने बोली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इवेंट्स, प्रमुख घटनाएं, कौन कौन से आंदोलन चले, कौन कौन से विद्रोह हुए, किन किन लोगों ने आपस में लड़ाइयां लड़ी, किन किन लोगों ने कब्जे किए, कब समाज के अंदर कोई बदलाव आया, कब कोई यहाँ पर अलग प्रकार का मूवमेंट चला, रिवोल्यूशनरी जो हुए, क्रांतिकारी जो हुए, उन्होंने क्या काम किए, ठीक है, किस प्रकार के शिक्षण संस्थाएं डेवलप हुई, कैसे हमारे पास मॉडर्न कॉलेजेस डेवलप हुए, और तमाम तरह की चीजें, उद्योग और बाकी सब चीजें, ठीक है। दूसरा पर्सनालिटीज, सेकंड थिंग इज पर्सनालिटीज, यानी प्रमुख व्यक्तित्व, जिन लोगों का योगदान रहा है भाई इन घटनाओं को करने में, उनकी बात की जा रही है, ठीक है। और तीसरा वो क्या कहता है, द थर्ड थिंग इज इश्यूज, प्रमुख मुद्दे कौन कौन से रहे हैं ड्यूरिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, चाहे वो अंग्रेजों से युद्ध अंग्रेजों से आंदोलन के थ्रू भारत को आजाद कराने का विषय रहा हो, भारत के सामाजिक विकास की बात रही हो, सामाजिक धार्मिक सुधारों की बात रही हो, वी फाउंड द वेरियस सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, कल्चरल डेवलपमेंट की बात, वो सब चीजें उसमें आ जाती है, शिक्षा की बात हो गई है, आपदाओं की बात हो गई है, और तमाम तरह की चीजें। तो ये सब चीजें, ये दो टॉपिक उसने बताए हैं मुख्य परीक्षा के अंदर इतिहास में। इसके बाद फिर वो कहता है वी हैव टू मोर टॉपिक्स। तीसरा जहां उसने बहुत फोकस किया, अलग से एक टॉपिक बनाया, वो क्या बनाया? फ्रीडम स्ट्रगल। अभी दो टॉपिक हुए, पहले में बात की गई है आर्ट एंड कल्चर की, दूसरे में बात की गई है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की 1750 से लेकर के वर्तमान तक, और तीसरा कहता है फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि स्वतंत्रता संघर्ष। तो कह रहा है इसको भी आपको बताना है जी, अलग से पढ़ना है, फ्रीडम मूवमेंट और वी कैन से नेशनल मूवमेंट, इसी को हम राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ऐसे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो कह रहा है कि इसमें इसके अलग अलग चरणों की बात बताइए, हमको पढ़ना होगा कैसे कांग्रेस से पहले अलग अलग नेताओं ने व्यक्तिगत स्तर पर कुछ काम करने शुरू किए, कैसे कांग्रेस के समय में उसमें तीन अलग अलग फेजेस बनते हैं, कैसे पॉलिटिकली आंदोलन के साथ साथ
जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, उनका भी ऐसे इंपॉर्टेंस था। ठीक है, तो अलग अलग चरणों की बात, वेरियस स्टेजेस। फिर प्रमुख कॉन्ट्रीब्यूटर्स या कॉन्ट्रीब्यूशन, अलग अलग जो शख्सियत रहे हैं उनका क्या योगदान रहा है, ये ओवरऑल प्रमुख काम कौन कौन से हुए। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो ये भी पूरे भारत भर की बात कर रहा है। ठीक है, तो फ्रीडम मूवमेंट, बेसिकली फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता संघर्ष पर अच्छी कमांड अपने को करनी होगी। ठीक है, इज इट क्लियर? वेरी गुड। नाउ द फोर्थ टॉपिक, मेंस के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। चौथा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या कह रहा है, तो चौथे में कह रहा है कि जी यस, फोर्थ थिंग इज पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद, दैट मीन्स आफ्टर 1947 क्या क्या हुआ, तो क्या क्या हुआ, तो दो बड़ी चीजें यहां पर हुई। नंबर एक, कंसोलिडेशन, जो हमारा देश अलग अलग रियासतों में, प्रिंसली स्टेट्स में बिखरा था, क्योंकि स्वतंत्र होते ही हम केवल स्वतंत्र नहीं हुए थे, हमारा देश दो भागों में बट भी गया था। वी ऑल्सो फाउंड द पार्टीशन विद इंडिपेंडेंस, हमको आजादी के साथ बंटवारा भी मिला था। ठीक है, तो उसके बाद कंसोलिडेशन यानी एकीकरण, अलग अलग जो रियासतें थी किस प्रकार हमने उनको भारत के साथ मिलाया, अलग अलग उसके लिए क्या क्या उपक्रम करने पड़े, व्हाट मेथड्स और टैक्टिक्स वी हैव टू मेक वर्क एट दैट टाइम। और तीसरा इसी में आगे कहता है रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, यानी जो देश अपना है, भारत है, उसके अंदर पुनर्व्यवस्थित कैसे किया गया, पुनर्गठित कैसे किया गया। 550 रियासतें हमने मिलाई, और फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे कि जब भारत आजाद हुआ और आगे बढ़ा तो हमारे पास अराउंड 14 के आसपास ही राज्य थे। वर्तमान के अंदर ही भारत में 28 राज्य हैं। तो भाई ऐसा कैसे हो गया कि 550 रियासतें मिलाई? ऑब्वियस सी बात है, तो देश का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया, देश के अंदर उसका एकीकरण किया गया, इकट्ठा किया गया, और फिर इकट्ठा करके सबको ठीक तरीके से व्यवस्थित किया गया। वी हैव टू रीड दैट। एक तरीके से बहुत क्लियर कह रहा है कि भैया आपको 1750 से लेकर के और 1947 तक पढ़ना है, प्लस उसके बाद जो कुछ भी हुआ अब तक ये, और मोटा मोटा इसके अंतर्गत हम लगभग 2014 के आसपास तक का जो इतिहास है उसको पढ़ते हैं। 14 तक जो देश में बड़ी प्रमुख घटनाएं रही हैं, इसको हम इतिहास का भाग कह सकते हैं, उसको पढ़ना होता है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। हाँ बेटा, सिलेबस यही है। ठीक है, ये वो है जो सिलेबस यूपीएससी ने लिख करके हमको दिया है इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आधिकारिक जो अधिसूचना आती है सरकार की तरफ से, यूपीएससी की तरफ से, ये सिलेबस है उसका, इतिहास का। ठीक है, प्रीलिम्स का भी मैंने बताया आपको, मेंस का भी बताया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिलेबस, इस पाठ्यक्रम के आधार पर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ PYQ, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो अब तक प्रश्न पूछे गए हैं, उसके आधार पर प्रीलिम्स और मेंस हम एक व्यापक सिलेबस का निर्माण करते हैं। हाँ, ये टॉपिक है कवर करना है। ठीक है, चलो अभी ये इंडियन हिस्ट्री है, एक टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री का भी है, और वी कैन से कि एक वर्ल्ड हिस्ट्री का भी मेंशन है। सामान्यतः वर्ल्ड हिस्ट्री पहली बात तो प्रीलिम्स के अंदर नहीं है, मैंने बताया प्रारंभिक परीक्षा में कहीं भी जिक्र नहीं है। विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री केवल और केवल मेंस के अंदर है, और मेंस के अंदर भी केवल और केवल मेंस के अंदर है, और मेंस के अंदर भी बहुत सीमित मात्रा में है, यानी कि सामान्यतः 20 अंकों का एक प्रश्न इसके ऊपर बनता है। ठीक है, सामान्यतः 20 अंकों का एक प्रश्न बहुत हो गया। जो अगर हम पिछला इतिहास देखें, पिछले इतिहास मैंने PYQ देखें अगर, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 15-15 अंकों के वो 10-10 नंबर के 3 सवाल बना ले। लेकिन आप मान के चलिए कि 20 से लेके 40 ये मैक्सिमम है, 40 वाला तो बहुत ज्यादा ही हो गया। ठीक है, एक प्रश्न औसत मिनिमम न्यूनतम बन रहा है मुख्य परीक्षा में। और अच्छी बात क्या है, इसका भी सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइंड है, परिभाषित किया है यूपीएससी ने, किन किन टॉपिक से वो उम्मीद कर रहा है, इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो क्या कहता है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी, यानी इसके अंदर 18वीं शताब्दी के बाद या उससे घटनाएं शामिल होंगी। अब 18th सेंचुरी ऑब्वियस सी बात है कि वो 1701 से लेकर के 1800, इसको हम 18th सेंचुरी बोलते हैं, यहाँ से शुरुआत होगी ऑब्वियस, और मॉडर्न टाइम तक
यानी क्या क्या है इसमें, सच एज जैसे कि टॉपिक्स बताए। पहला कहता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, है ना। अब औद्योगिक क्रांति बड़ी मात्रा में इंग्लैंड से शुरू होकर के पूरे यूरोप के अंदर विस्तारित होती है। क्या कारण रहा, कैसे शुरू हुआ, कहाँ पर विस्तार हुआ, क्या प्रभाव हुए, आदि आदि, ये सबको हमें पढ़ना होगा। दिस इज नॉन एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। इसी प्रकार विश्व युद्ध, अब तक 2 जो बड़े विश्व युद्ध लड़े गए हैं घोषित रूप से, उन विश्व युद्धों की बात करनी होगी। अगेन क्या कारण थे, कौन कौन से प्रमुख देश थे, क्या प्रभाव पड़ा, मैकेनिज्म क्या रहा, युद्ध कैसे आगे बढ़ा, अब आगे सब चीजें, ठीक है। फिर रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, यानी कि जो अलग अलग देशों की सीमाएं थी उनका भी पुनर्रचना हुई है, दोबारा से रीड्रॉ की गई है, पुनः बनाई गई है। क्यों? ड्यूरिंग वीज वर्ल्ड वॉर, कभी इस देश ने उस पर कब्जा कर लिया, उस देश के कुछ भाग पर उस देश के कुछ भाग ने कब्जा कर लिया, आदि आदि, ठीक है ना। तो सीमाएं बदलती रही हैं। बहुत सारे देश जो 1947 से पहले थे वो अब नहीं है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले अलग प्रकार के देशों की सीमाएं थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय उन देशों की सीमाएं बहुत बदल गई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के अब तक भी यूरोप का मानचित्र बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बदला है। बहुत सारे देश जो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वो विश्व के मानचित्र में अब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। यूगोस्लाविया उसमें से एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये सीमाएं कैसी बदली, और विशेषकर पिछले 200-250 वर्षों के अंदर बड़ी मात्रा में, खासकर 1850 से लेकर के और 1950 तक, इस फेज में बहुत बड़ी मात्रा में सीमाएं विशेषकर यूरोप की बदली है। जो अफ्रीका की भी बदली है, भारत की भी बदली है। जो भारत की बाउंड्री 47 से पहले थी, 47 के बाद अलग हो गई ना, ठीक है। पाकिस्तान तब नहीं था, अब है। और अफ्रीका के अंदर तमाम देश थे जो कॉलोनीज थी यूरोपियन पावर्स की, अब वो स्वतंत्र देश है, उनकी सीमाएं भी बनी, ठीक है। तो ये यानी एक झटके में वी कैन से कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1950 के बाद दुनिया में दर्जनों नए देश उभर करके आ गए जो एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। क्यों? किसी न किसी यूरोपीय शक्ति, यूरोपीय पावर के अंतर्गत थे वो, उन्होंने उनको अपना कॉलोनी बनाया हुआ था, उपनिवेश बनाया हुआ था, ठीक है। जैसे भारत आजाद हुआ, हमारे अड़ोस पड़ोस से तमाम दर्जन भर देश आजाद हुए, ऐसे ही बाकी सब भी, अफ्रीका के अंदर भी हुआ, दक्षिण अमेरिका के अंदर बहुत बदलाव हुए, ठीक है। उस सब की बात करेंगे। चलो नेक्स्ट। इसी प्रकार अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है कि यहां पर वो कह रहा है कॉलोनाइजेशन एंड डीकोलोनाइजेशन, यानी उपनिवेशीकरण और वी उपनिवेशीकरण। क्या टॉपिक बोला? कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशीकरण, और आगे फिर लग जाएगा वी उपनिवेशीकरण, डीकोलोनाइजेशन। यानी कि किस प्रकार यूरोपीय शक्तियों ने दुनिया भर में अपने अपने उपनिवेश, अपनी कॉलोनीज बनाई। जैसे भारत एक उपनिवेश बना, एक कॉलोनी बना था ब्रिटिशर्स की, गुलाम बना, ऐसे ही ये प्रक्रिया केवल भारत में नहीं चली, ये प्रक्रिया भारत समेत दक्षिण एशिया, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ तक कि एक समय उत्तर अमेरिका, जिसको आज हम अमेरिका कहते हैं, वो भी उसी कोलोनाइजेशन का ही परिणाम है। उपनिवेशीकरण के अंतर्गत ही बाद में अमेरिका देश भी बना, ठीक है। तो ये उपनिवेशीकरण जो हुआ, इसके क्या कारण रहे, कौन कौन उपनिवेश बने, कौन कौन प्रमुख शक्तियां थी, क्या दुष्प्रभाव हुआ देश दुनिया के ऊपर, और फिर कैसे उसकी समाप्ति हुई। एक झटके में जब ये शुरू हुआ तो कुछ दशकों में देखते देखते दुनिया के बड़े भाग पर यूरोपीय शक्तियों का कब्जा हो चुका था, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे वो जर्मनी हो, और बहुत सारी। हमने खुद देखा भारत देश के अंदर 5 से अधिक शक्तियां आती हैं, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, डेनिश, ब्रिटिशर्स, स्वीडिश भी, उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी। वो अलग बात है कि कोई अपने पैर टिका पाया, कोई पैर नहीं टिका पाया, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये, और फिर व्यूपनिवेशीकरण की जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आंधी चलनी शुरू हुई तो ऐसी आंधी चली कि एक एक करके इन सब यूरोपीय शक्तियों को अपने पैर वापस खींचने पड़े। उन देशों को धीरे धीरे करके ही सही, कम ज्यादा मात्रा में ही सही, उनको स्वतंत्रता देनी पड़ी। उसका रूप अलग हो सकता है, कहीं ऑटोनॉमस की बात की गई, कहीं डोमिनियन स्टेट्स की बात की, वो अलग अलग विषय है, चर्चा का विषय है। इज इट क्लियर? गुड। एंड देन नेक्स्ट इज, फिर कहते हैं पॉलिटिकल फिलोसॉफीज, यानी
जो अलग अलग पॉलिटिकल फिलोसफीज हैं, राजनीतिक दर्शन हैं, उसकी बात की जाएगी। ठीक है, पॉलिटिक्स में जो अलग अलग विचारधाराएं चलती हैं, राजनीतिक दर्शन, जैसे ही मेंशन द टॉपिक्स, वो बिल्कुल मेंशन करता है, जैसे साम्यवाद, कम्युनिज्म, जैसे कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, जैसे सोशलिज्म, समाजवाद। ठीक है, तो 3 हम मुख्य यहाँ पे नाम ले सकते हैं। वो बात कर रहा है समाजवाद की, वो बात कर रहा है साम्यवाद की, वो बात कर रहा है पूंजीवाद की, जो इस पूरे कालखंड में विशेषकर 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर पूंजीवाद बड़ी मात्रा में प्रसिद्ध हुए। ऑब्वियस सी बात है कि ये फिलॉसफी अपने आप में क्या है, किस किस प्रकार, क्या क्या उसके रूप हैं, उसकी बेसिक आइडिया क्या है, प्रवर्तक कौन थे, किन किन देशों में उसका क्या प्रभाव रहा, आदि आदि। यहाँ लिखा भी हुआ है देयर फॉर्म्स, उनके विभिन्न प्रकार, एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, और समाज के ऊपर प्रभाव, भारतीय समाज के ऊपर भी, विदेशी समाज के ऊपर भी, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिलेबस। तो अगर हम दोबारा से अगर तुरंत क्विकली बोले तो प्रीलिम्स में कह रहा है कि भैया हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, मेंस में उसमें 4 तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं। पहला आर्ट एंड कल्चर के ऊपर, दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, तीसरा फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर, और चौथा वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार चौथा पोस्ट इंडिपेंडेंस के ऊपर, और 5वां वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है पाठ्यक्रम। आई होप कि ये आप सबको बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा। अब ये तो पाठ्यक्रम है, इसके बाद क्या होता है, तो इसके आधार पर फिर हम एक सिलेबस ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और उसी को सरल भाषा में आप लोग या हम सब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत इतिहास कहते हैं। मैं उस सिलेबस पर, उस लेक्चर प्लान पर भी आऊँगा कि किस किस खंड में, इन विच सेक्शन वी हैव टू रीड विच टॉपिक्स, किस खंड में कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, और फिर हम किसी न किसी टॉपिक को शुरू करेंगे। अब तो बैच है, तो फिर आगे आने वाले समय में सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि आप सब अभी एकदम नए जुड़े हैं, नए बैच से प्रारंभ कर रहे हैं। तो खैर, सबसे पहले भाई जो हमारी धरती है, जो हमारी पृथ्वी है, आप सबने सुना होगा कि तकरीबन मोटा मोटा 13.5 अरब वर्ष पूर्व एक बड़ी घटना होती है, जिसको हम कहते हैं बिग बैंग, महाविस्फोट। ये जो ब्रह्मांड है, द होल यूनिवर्स वॉज कंसंट्रेटेड ऑन अ सिंगल पॉइंट, ये एक बिंदु पर केंद्रित था। विश्व में हम जो कुछ भी देखते हैं वो 2 चीजों के अंदर बटा हुआ है, एक पदार्थ और वी कैन से मैटर, दूसरा एनर्जी या ऊर्जा। अब यहाँ पर कोई भी जो नई थ्योरी जो भी चल रही है, ऑब्वियसली बात है कि देयर आर मैनी थिंग्स, अल्मा मैटर भी को लोग कह देते हैं। ठीक है, और इसके बीच की भी चीज़ें ढूंढी जा रही हैं, वो एक शोध का विषय है। तो दुनिया का सब पदार्थ, सब ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित थी। उस बिंदु में एक विस्फोट होता है, और उस विस्फोट के बाद महानिर्माण, द ग्रेट क्रिएशन स्टार्ट होती है। हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, अलग अलग गैलेक्सीज की उत्पत्ति होती है, तारों की उत्पत्ति होती है, गैलेक्सीज के अंदर तारे हैं, तारे के आसपास ग्रहों की, उपग्रहों की, खगोलीय पिंडों की, दैट मीन्स द गैलेक्सीज, द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द सैटेलाइट्स, द एस्टेरॉइड्स, इन सब चीज़ों की उत्पत्ति होती है। और इसी क्रम में हमारे ग्रह की भी, पृथ्वी की भी उत्पत्ति होती है। लेकिन यहाँ से इतिहास नहीं शुरू होता। इतिहास कब से शुरू होगा? तो मोटा मोटा जब इस धरती पर मनुष्य, जिसको हम आज का होमोसेपियंस कहते हैं, यानी ज्ञानवान मनुष्य, आधुनिक ज्ञानवान मनुष्य, जब वो धरती पर अपने अस्तित्व में आ जाता है, वहां से लेकर के और वर्तमान तक की जो यात्रा है, इसको हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हम इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे। अब ये लाखों वर्षों का इतिहास है, लेकिन जो अधिक बड़ी घटनाएं हैं वो पिछले 2,500 से 3,000 सालों की है। उससे पहले का जो इतिहास है वो एक चैप्टर में सिमटा हुआ है। कम से कम अगर हम यूपीएससी के पर्पज से बात करेंगे तो, क्योंकि हमको अल्टीमेटली आप सबको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब हम इस बैच की बात कर रहे हैं, आप सब इस कक्षा के अंदर बैठे हुए हैं जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जब हम इस क्लास की बात कर रहे हैं तो हमें इतिहास ज्ञानवान बनने के लिए नहीं पढ़ना है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, विषय समझना है। लेकिन इतिहास विषय में जो हमारे पाठ्यक्रम सिलेबस की डिमांड है,
जो यूपीएससी के एग्जाम की डिमांड है, हमें उस एंगल से इतिहास को समझना है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। पीएचडी नहीं करनी है आपको, इतिहास को पढ़ना मुझे करानी है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमारा इतिहास वहां से शुरू होता है और फिर किस प्रकार जो मनुष्य है पृथ्वी के बनने के बाद पृथ्वी पर जीवन, ऑरिजिन ऑफ लाइफ या इवोल्यूशन ऑफ लाइफ चलता है, और उसके बाद किस प्रकार धीरे धीरे करके पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य है वो अपने वर्तमान स्वरूप में आता है और वो ज्ञानवान मनुष्य बनता है। ज्ञानवान मनुष्य बनता है यानी कि तो धीरे धीरे वो अपने जीवन को सरल बनाता है। ऑब्वियस सी बात है, शुरुआत में जो मनुष्य था, जैसे बाकी अलग अलग जानवर हुआ करते थे, सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे थे, और जब थ्योरी चल रही थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उत्तरजीविता का सिद्धांत, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं होगा वो समाप्त हो जाएगा। बहुत सहज सरल सी बात है। ठीक है, तो इस क्रम में ऐसे समय में जब मनुष्य बाकी सब जीवों से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, कैसे? दो पैरों पर खड़ा होकर के, कैसे? धीरे धीरे अपने मस्तिष्क के प्रयोग को बढ़ाते हुए अपने जीवन को सरल बनाता चलता है। यहां से शुरुआत हो जाती है इतिहास की। इज इट क्लियर? क्लियर है? वेरी गुड। नाउ हाँ, जो विद्यार्थी ऑनलाइन है उनको भी ठीक है। नाउ अब जब मनुष्य प्रारंभिक अवस्था में है, जिसको हम प्राइमेट्स या हमारे पूर्वज आदि मानव, ऐसे शब्द भी सुनते हैं आप लोग, आदि मानव, प्राइमेट्स, पहला मानव, आदि आदि, ठीक है, तो वहां पर उनके जीवन की प्राथमिकता या गतिविधियां क्या है? केवल और केवल सर्वाइव करना। और कैसे करते हैं वो? तो जंगल में शिकार करके, अलग जो बाकी जानवर हैं उनको मार करके, शिकार करके अपना पेट भरते हैं। ये काम वो समूह में करते हैं, यानी कुछ लोगों का समूह बन जाता है। जंगल के अंदर होने वाले अलग अलग प्रकार के पौधे, वनस्पति, उसमें से कुछ खाने लायक है, उसमें कुछ बीज कुछ पत्ते, उसको खाना सीखते हैं। यहां से शुरुआत हो जाती है इतिहास की, क्योंकि इस दौरान इस सब को करने में जो टूल, जो वेपन, जो उपकरण उनका साथ दे रहा था, वो थे पत्थर के औजार, पत्थर। और इसीलिए इसको हम कहते हैं स्टोन एज, पाषाण काल। पाषाण काल लाखों वर्षों में फैला हुआ है। मैं अभी डेट्स में तुरंत नहीं ले जा रहा हूं आपको। मेरा उद्देश्य क्या है? एक बार आप इतिहास से प्रेम करिए, और केवल इतिहास से सब विषयों से प्रेम करिए। क्यों? कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जो भी आपका सपना हो। ठीक है, तो जब यहां पर हम क्या देखते हैं कि मनुष्य पत्थरों का उपयोग करके अपने जीवन को धीरे धीरे सरल बना रहा है, ये कहलाता है पाषाण काल, द स्टोन एज। समय आगे बढ़ता है, मनुष्य भी आगे बढ़ रहा है, उसकी समझ भी आगे बढ़ रही है, नई नई खोजें हो रही हैं जो रिवॉल्यूशन ला रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज, बहुत क्रांतिकारी खोज थी। क्यों? आग की खोज के बाद अब मनुष्य उस आग के माध्यम से अपनी सुरक्षा कर सकता है, उस आग के माध्यम से कच्चे भोजन को, कच्चे मांस को पका सकते, खा सकता है। डिस्कवरी ऑफ फायर। मनुष्य ने देखा कि उस आग के प्रभाव से जहां पर आग जलाते हैं वहां पर जो मिट्टी है वो पक जाती है, वो पक्की हो जाती है, मजबूत हो जाती है। और इसी क्रम में आगे खोज होती है व्हील की, पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार एक और क्रांतिकारी बदलाव। अब मनुष्य इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए संसाधन उसने बनाए। अब मनुष्य उस पहिए का प्रयोग करके अलग अलग प्रकार के पात्र बना सकता है। इसी क्रम में मनुष्य क्या सीखता है? अन्य जो जानवर हैं जो मनुष्य के जैसे नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन इज ऑल्सो एन एनिमल। जो विद्यार्थी बायोलॉजी पढ़ी है वो जानते ही है कि दुनिया में दो ही चीजें हैं, एनिमेलिया किंगडम, प्लांटिया किंगडम, यानी कि जंतु जगत है और जीव जगत है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो मनुष्य भी एक जानवर है। ठीक है, खैर इसके बाद तो मनुष्य अब यहाँ पर जीवों को पालना शुरू करता है, अलग अलग जीवों को, उनको अपने उपयोग के लिए प्रारंभ करता है पाल करके ट्रेंड करना। इसी क्रम में एक और बड़ी रिवॉल्यूशन होती है, मनुष्य खेती करना शुरू करता है, एग्रीकल्चर। यस, ह्यूमन बिकेम फार्मर, कृषक बन जाता है वो। और ऑब्वियस सी बात है, जब मनुष्य कृषक बनता है तो सीधी सी बात है भाई, खेती करने के लिए मनुष्य को स्थिर होकर के जहां पर उसने बीज लगाए हैं, फसल बोई है,
उसके आसपास रहना पड़ेगा, उसकी संभाल करनी पड़ेगी। और यहाँ से शुरू होती है मनुष्य की बड़ी यात्रा, सोसाइटी, समाज बनने की यात्रा, परिवार बनने की यात्रा, कुटुंब बनने की यात्रा। जो मनुष्य कुछ लोगों के ग्रुप में केवल घूम रहा था, शिकार कर रहा था, चीजों को एकत्र कर रहा था, कुछ महीने के लिए जंगल के एक छोर पर, अगले महीने नदी के कहीं और किनारे पर, अब वो मनुष्य एक जगह पर टिक करके खेती करने लग गया है। अब वहां पर परिवार व्यवस्था बन गई है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ उसके नियम कानून भी बनेंगे। समाज, सोसाइटी, इनसे सोसाइटी डेवलप होती है। उसमें फिर कुछ रैंकिंग्स भी बनेंगी, कोई बड़ा है कोई छोटा है, बड़ा छोटा यानी कि अधिकार में। और यहाँ से फिर समाज व्यवस्था, खेती होने लग गई है, जानवर पालने लग गई है, प्रोडक्शन, उत्पादन होने लग गया है। और जब किसी ए पर्सन ने किसी बी पर्सन को कोई चीज दी और उससे कोई चीज ली, ट्रांजैक्शन, इकोनॉमी की शुरुआत हो गई, अर्थव्यवस्था की शुरुआत हो गई। जब यही परिवार, यही गांव बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े हो गए, आबादी बढ़ गई, अब सुरक्षा के लिए कोई व्यक्ति तय करना पड़ेगा, कुछ लोग तय करने पड़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की शुरुआत हो गई। सुरक्षा, राजा, उसकी सेना, उनकी भरपाई के लिए, उनके खर्चे के लिए कैसे करेंगे, तो टैक्सेशन सिस्टम की शुरुआत हो गई। मनुष्य केवल सर्वाइव नहीं कर रहे, तो जैसे जैसे वो सर्वाइवल उसका अच्छा होता जा रहा है, बेहतरीन होता जा रहा है, अब मनुष्य की क्रिएटिव बुद्धि ने काम करना शुरू किया। तो मनुष्य ड्राइंग भी कर रहा है। वो गुफाओं के अंदर खाली समय के अंदर बैठा हुआ है, तो क्या कर रहा है, हमने शिकार कैसे किया, उस चीज की उसने वहां पर रेखाएं बना दी, लाइनिंग्स बना दी, जिसको हम भीमबेटका की पेंटिंग्स, केव पेंटिंग कह देते हैं। द केव पेंटिंग ऑफ भीमबेटका, अजंता, एलोरा। मनुष्य आगे बढ़ता है तो अलग अलग प्रकार की आर्ट एंड कल्चर को डेवलप करना शुरू करता है। अलग अलग प्रकार की ज्वेलरीज पहनता है, ऑर्नामेंट्स पहनता है, आभूषण पहनता है, पुरुष महिला, ठीक है। और इस प्रकार एक मनुष्य जो जंगलों में रह रहा था, शिकार कर रहा था, हंटिंग कर रहा था, वहां से आगे बढ़ता हुआ हमने अपने अलग अलग गांवों को बना करके हम बढ़े स्टेट की ओर, राज्य की ओर। और हमको ध्यान में आता है, जब हम पढ़ेंगे जैनिज्म बुद्धिज्म के टाइम पर 16 महाजनपदा, 16 बड़े राज्य मिलते हैं, उसमें से एक मगध जो आगे एम्पायर बनता है। ऐसे अलग अलग राज्य बनते हैं, आपस में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए संघर्ष करेंगे, युद्ध शुरू होता है। ये पूरी प्रक्रिया है। और इस प्रकार इतिहास आगे बढ़ता है और इसी प्रकार इवॉल्व होते होते हम वर्तमान समय तक पहुंचे हैं। ये है इतिहास, दिस इज हिस्ट्री। अलग अलग फेज में क्या क्या बड़े बदलाव हुए, उन बदलावों के कारण क्या थे, व्हाट आर द रीजंस टू दैट सच चेंजेस। उन बदलावों के हमने कारण पढ़े, फैक्टर्स क्या थे, कारक क्या थे। उन बदलावों को इनिशिएट करने वाले लोग कौन थे, किन लोगों ने क्रांतिकारी विचार सोचा, उन बदलावों को कैसे इंप्लीमेंट किया गया, उन बदलावों का समाज पर क्या इफेक्ट रहा, प्रभाव रहा, इंपैक्ट रहा। यही तो इतिहास है, ठीक है। यानी कि मनुष्य के इवोल्यूशन की जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन इज हिस्ट्री, वही इतिहास है। उसमें उसका खान पान भी आएगा, उसका पहनावा भी आएगा, उसका कल्चर भी आएगा, उसमें उसके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स भी आएंगी, उसके द्वारा लड़े गए युद्ध भी आएंगे, उसके द्वारा खेले गए खेल भी आएंगे, उसके द्वारा बनाई गई शानदार पेंटिंग भी आएगी, सब कुछ आएगी। दिस इज हिस्ट्री, ये इतिहास है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर किसी को? अब कंफ्यूजन कहाँ से होगी, प्रवचन चल रहा था अभी तो, है ना, ठीक है। तो अब ये हमने बात की, यहाँ पर ये इतिहास आता है। और इसके बाद यहाँ पर एक शानदार कोटेशन है जो मैं अक्सर अपनी पहली क्लास में तो जरूर ही बताता हूँ। कोटेशन क्या कहती है, अब द पीपल और अ पर्सन विदाउट द नॉलेज ऑफ देयर पास्ट हिस्ट्री, origin and culture is like a tree without roots। और वी कैन से कोई व्यक्ति जिसको अपने अतीत का, अपनी उत्पत्ति का और अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं है, वो उस पेड़ के समान है जो बिना जड़ का है, यानी कोई बेस नहीं है। अब इसमें पूरा सिलेबस आ गया हमारा, पास्ट हिस्ट्री, अतीत इतिहास, ओरिजिन उत्पत्ति, कैसे कोई समाज बना, कैसे सभ्यता की स्थापना हुई, कैसे ये शहरी सभ्यता, कैसे ग्रामीण सभ्यता, कहां से आए थे वेद के लोग, किन लोगों ने वेद लिखे, कौन थे आर्य समाज के लोग, गुप्ता कौन थे, जैनिज्म बुद्धिज्म स्थापना क्यों हुई। जब हम इन सब प्रश्नों को जानना शुरू कर देते हैं, इतिहास तैयार हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रुचिकर है।
आखिर क्या कारण रहा कि यूरोप से चल करके एक कुछ लोग आते हैं और हमारे देश को गुलाम बना देते हैं? क्या कारण था कि ईरान से चल करके, तुर्किस्तान से चल करके, सेंट्रल एशिया से चल करके जातियां आती हैं, भारत पर आक्रमण करती हैं और अपना राज्य स्थापित कर लेती हैं? बस यही इतिहास है, दिस इज द हिस्ट्री, और इसी में कल्चर। ठीक है, तो ये चीजें हम कर लेंगे, हमारा इतिहास हो गया। ठीक है, खैर मोटा मोटा अभी थोड़ा सा समझिए, एक विषय करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, समय आगे बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो प्रारंभ में हम इतिहास को 3 प्रमुख भागों में बांटते हैं। पहला, उसको हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक इतिहास या प्राग ऐतिहासिक या इसी के लिए शब्द लिखा होता है प्रागैतिहासिक, दोनों मिलकर के गा हो जाता है। प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी इतिहास से पहले का काल। इतिहास से पहले का काल मतलब, तो ये वो कालखंड है जब मनुष्य के पास भाषाओं का विकास नहीं हुआ है। भाषाओं का विकास यानी शब्द नहीं बने होंगे, लिपि नहीं बनी होंगी। देयर वर नॉट एनी लैंग्वेज, नाइदर एनी स्क्रिप्ट। ऑब्वियस सी बात है, दो मनुष्य बैठते होंगे तो आपस में कम्युनिकेट तो करते ही होंगे, इशारों से करते रहे हो, कुछ उनकी बोलियां हो, बाहुबली जैसी भाषा हो, है ना। लेकिन इस समय तक कोई व्यवस्थित भाषा नहीं थी। इस समय के कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कहीं किसी पत्थर पर भी कुछ लिखा हुआ नहीं मिला है। तो क्या मिला है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत। क्या होती है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज? तो पुरानी जगहों पर जो कुछ भी मिले, जो हमको पुरानी बातों के बारे में बताए, पुरानी घटनाओं चीजों के बारे में बताए, ऐसी सब चीजें आर्कियोलॉजिकल सोर्स या पुरातात्विक स्रोत कहलाती है। जैसे जहां पर मनुष्य जिन गुफाओं के अंदर रहता था, वहां पे पत्थर के अलग अलग औजार मिले हैं, पुरानी टूटी बिल्डिंग्स मिली हैं, भवन मिले हैं, पेंटिंग्स मिली हैं गुफाओं के अंदर, तस्वीरें, मूर्तियां मिली हैं, तस्वीरें नहीं, मूर्तियां मिली हैं, इस प्रकार के सब चीजें। ये क्या, खंभे मिले हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है, पर यहाँ पर अभी कुछ लिखा हुआ नहीं मिल रहा था। तो ये सब चीजें हो गई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और इस पूरे कालखंड में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के आधार पर ही अनुमान लगाते हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले तक की जो भी चीजें हैं वो सब इसके अंतर्गत आती है, स्टोन एज वगैरह। दूसरा कालखंड आता है, इसको हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। आद्य, प्रोटो शुरुआत, यानी जब इतिहास बनना शुरू हो गया है। क्या शुरू हो गया है? तो इस समय तक भाषा का विकास हो गया है। नाउ पीपल हैव लैंग्वेजेस, उनको लिखना आ गया है, यानी स्क्रिप्ट है उनके पास, लिपि हो गई है, और उन्होंने बहुत सी चीजें लिख करके छोड़ी भी है, हमें वो लिखित चीजें मिली है। बट स्टिल अभी तक हम उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं, डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं भाई लिखा क्या। अभी आपको मैं अभी यहाँ पर कुछ चाइनीज भाषा में इस बोर्ड पे पूरा भर दूं तो आप ये तो कहीं कुछ लिखा तो हुआ, ऐसा क्या लिखा हुआ है यू डोंट नो, आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये वो कालखंड है जब लिखित चीजें हमको मिली हैं, हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसको हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ये भी कुछ हजार सालों का इतिहास है, बहुत छोटा। और इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि वो कालखंड जब भाषाएं आ गई हैं, बहुत कुछ लिखा गया है, वो लिखा हुआ हमको प्राप्त हुआ है, हमने उसको पढ़ लिया है, उसका मतलब समझ लिया है, और उसके आधार पर उस समय के इतिहास को हमने क्रमबद्ध तरीके से लिख लिया है, इसको कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। तो वैदिक काल के बाद से जो पूरा कालखंड है वो उसके अंतर्गत आ जाता है। और फिर इसी को यहीं पर हम 3 भागों में बांट देते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। कौन कौन से? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब अगर मैं इसका डिवीजन करता हूँ प्राचीन, मध्य और आधुनिक का, तो मोटा मोटा जो कॉमन डिवीजन हो सकता है, तो भाई जो हमारा प्राचीन काल है, एंशिएंट हिस्ट्री है, तो वो प्रारंभ से, क्योंकि ये सब भी प्राचीन का ही भाग है, शुरुआत तो यहीं से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के
और लगभग 647 AD यानी 647 ईस्वी तक, यानी जब से हमने इतिहास पढ़ना शुरू किया है वहां से लेकर के और अब से 1500 साल पहले तक 647 हर्षवर्धन नाम का एक राजा होता है, तो जब उसका शासन समाप्त होता है वहां तक का जो कालखंड है ये हमारा कहलाता है प्राचीन भारत का इतिहास। आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल लेक्चर प्लान, जो आपको प्रिंट आउट मिलेगा उसमें लेक्चर प्लान लिखा होगा, इसमें टॉपिक्स लिखे होंगे, ठीक है। तो वैदिक पीरियड है, महाजनपदाज है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, मौर्यंस है, लेटर मौर्यंस है, गुप्ताज है, वो लेटर गुप्ताज वो सारा फ्रीज इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर मोटा मोटा 647 AD यानी कि जहां पे खत्म हो रहा है वहां से शुरू होकर के और 1707 तक का जो पीरियड है, कब तक का? 1707, औरंगजेब की मृत्यु वाला जो काल समय है, उस कालखंड को हम कहते हैं मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकाल का इतिहास। लगभग ये भी 1000 वर्ष का एक पीरियड है। इसके फिर दो भाग होते हैं, अर्ली मिडाइवल यानी पूर्व मध्यकाल या प्रारंभिक मध्यकाल भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो उसका शुरुआती जो 500 वर्ष है वो एक कालखंड है 1200 ईस्वी के आसपास तक, फिर 1200 से लेकर के 1700 ईस्वी तक वो उसका दूसरा कालखंड है, ठीक है। वो उसके दो स्टेजेज हो सकते हैं। और फिर एज यू नो नाउ फ्रॉम 1707 1707 से लेकर के और टिल प्रेजेंट, ये हो गया हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। मोटा मोटा 2014 तक के आसपास का, हालांकि इसमें अधिक जो घटनाएं होती हैं वो 1991 के आसपास तक चर्चा अधिक रहती है, उसके बाद फिर चीज़ें बढ़ जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर, इंटरनेशनल रिलेशंस विषय में, ठीक है, और करंट अफेयर्स के अंदर आ जाता है। तो ये 1707 से लेकर के और वर्तमान काल तक ये हमारा 3 खंडों में इतिहास हो गया है, हिस्ट्री हो गई है। स्पष्ट है सबको? हाँ जी, ओ पीछे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी हमने एक प्रारंभिक चर्चा की है पाठ्यक्रम की, अभी हमने प्रारंभिक चर्चा की है जो हमारा अप्रोच होगा पढ़ने का, और कुछ बेसिक जानकारी मैंने आपको बताई है इतिहास कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, ठीक है। एक बात तय है, आपको 2 बातें मन में ध्यान रखनी है। एक, जो आप एक मिशन लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, उस मिशन के अंतर्गत आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका ध्यान अपने आप लगा रहेगा। दूसरा, एकदम फेथ रखिए खुद के ऊपर, फेथ रखिए अध्यापक के ऊपर, फेथ रखिए अपनी तैयारी के ऊपर, फेथ रखिए अपने नोट्स के ऊपर। जब तक वो नहीं है तब तक आपको मुश्किलें फिर आएंगी, ठीक है। और अगर 2 चीजें हैं तो बहुत अच्छे तरीके से अच्छी मेहनत करते हुए आप इस यात्रा में, सिविल सर्विसेज यूपीएससी की जर्नी में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लंबी यात्रा है बच्चे, लंबी यात्रा है, ये 2-4-6 महीनों की यात्रा नहीं है। आपको पाठ्यक्रम पूरा करना होता है, 1.5 से 2 साल लग जाते हैं सिलेबस को तैयार करने में। मोटा मोटा 1.5 साल में आपका पूरा यूपीएससी का सारा सिलेबस तैयार होता है, आप रिवाइज करते हैं, आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, फिर आप एग्जाम में बैठना शुरू करते हैं। 1 साल का एग्जाम प्रोसेस है, प्रीलिम्स निकाला आपने, फिर मेंस दिया, फिर इंटरव्यू दिया, पूरे 1 साल का एग्जाम प्रोसेस है, फॉर्म भरने से लेकर के इंटरव्यू का रिजल्ट आने तक। और ये तब जब आप कंटिन्यूअस सक्सेस होते जा रहे हैं तो लंबी यात्रा है। और लंबी यात्रा में क्या कहते हैं कि अगर आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं अंतिम लक्ष्य को लेकर के, तो रास्ते में आने वाली थकावटें आपको उतनी महसूस नहीं होंगी। अगर आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं लक्ष्य को लेकर के, तो आप अपने पास केवल आवश्यक और सीमित सामान रखेंगे। You have to carry only the very important, most required and limited things. चाहे किताबों की बात हो, चाहे सोर्सेज की बात हो, चाहे पीडीएफ की बात हो, चाहे टॉपिक्स की बात हो, चाहे चैप्टर्स की बात हो, लिमिटेड, इंपॉर्टेंट, आवश्यक, 3 बातें कही है। सीमित, जो जरूरी है, सीमित किया पहले, फिर उसमें जो जरूरी है सीमित के अंदर वो, उसमें जो महत्वपूर्ण है वो, इन तीनों का बैलेंस बना करके आगे बढ़ेंगे, यात्रा सुखद रहेगी, आसान रहेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है आपसे सफल होंगे, ठीक है। 1-2 प्रश्न मन में और आपके आ रहे होंगे, हाँ मुझे मालूम था, किसने पूछा क्यों नहीं अब तक, नॉर्मली बच्चे पूछते हैं पहली क्लास में, ठीक है। अच्छा, कमेंट्स भी आएंगे, ओके, ठीक है। तो बहुत सिंपल, सोर्सेज, अभी आपको सोर्सेज के लिए बहुत चिंता नहीं करना है, अभी आप पढ़ना शुरू करिए। एक चीज़ मैं जरूर बोलूँगा, आपको थोड़ा सा मैप्स की समझ अच्छी होनी शुरू हो जाए, ठीक है। एटलस वगैरह, एटलस आपके पहले से भी होगा,
ठीक है, वरना आगे आप लेंगे ही, तो मैप्स की समझ थोड़ी सी होनी जरूरी है। मोटा मोटा जो वर्ल्ड का राजनीतिक मानचित्र है, भारत का राजनीतिक मानचित्र है, वो धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में आना शुरू हो जाए। एक दूसरा, अपनी भाषा पर, अपनी लैंग्वेज पर थोड़ा सा कमांड रखिए, वो बहुत जरूरी है। क्या क्या आपको जो यहाँ पे नोट्स मिलेंगे वो तो है ही, अगर कुछ और चीज़ आपको लेनी है आई विल लेट यू नो, आपको ये जानकारी दी जाएगी। अभी बहुत पुस्तकों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। हाँ, आप में से जो विद्यार्थी एनसीईआरटी बैच में जुड़े हैं, वेल एंड गुड, वरना एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ लिए, पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है। पढ़ रखा है तो क्या करना है, जो यहाँ पर जिस क्लास में जो टॉपिक चलेगा, जब हम इतिहास शुरू कर देंगे प्रॉपर आपको, तो जो टॉपिक यहाँ चल गया आपको जाकर के उसको एक बार एनसीईआरटी में जरूर देख लेना है। ठीक है, कि मैंने जो पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा, नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए तो वहाँ पे अंडरलाइन की होगी, उससे रिलेट कर लेना है। ठीक है, फिलहाल इतना सफिशियंट है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में बताऊंगा आपको आगे करके, लेकिन अभी एकदम तुरंत जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ बेटा, अगर ले लिया है तो चिंता नहीं करना, कोई बात नहीं। आपने जो भी पुस्तकें ले रखी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, उसको आप संभाल के रखिए, फेंकना नहीं है। ठीक है, सबको लेना है ये भी जरूरी नहीं है। वो समय आने पर आपको मैं ध्यान कराऊंगा कि भाई आपको ये पुस्तक चाहिए, ठीक है, किस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए, किस खंड के लिए। आपके पास जो स्टडी मटेरियल है, वेल एंड गुड, परेशान नहीं होना। अभी केवल आपको क्या करना है, मेरे साथ कदम ताल करना है। कदम ताल यानी कि जो टॉपिक्स, जो लेक्चर प्लान के हिसाब से जो आपको मिला, जो चल रहा है उसके हिसाब से बस आपको उसको एनसीईआरटी में देखते जाना है, यहाँ जो नोट्स मिल रहे हैं वहाँ पे मैचअप करते जाना है। मैं बताऊंगा कब आपको क्या नाम है ये पुस्तक ले लेनी है, उससे पढ़ना शुरू कर देना है। ऑब्वियस बात है, बहुत पुस्तकें नहीं चाहिए, सीमित 2-3 किताबें हैं जो आपको चाहिए होंगी, स्टैंडर्ड बुक्स है, व्यक्तित्व निर्माण के लिए चाहिए होंगी। ठीक है, एक आंसर राइटिंग कब करना है, हर टॉपिक के साथ हम समानांतर रूप से आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर राइटिंग करने से ही आएगी। 6 महीना पढ़ लेंगे तब आंसर राइटिंग करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। अभी आप सबके बहुत सारे प्रश्न होंगे, समय है, अगली कक्षा का इंट्रोडक्शन आपका होना है। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है और बहुत अच्छे से हमारे विषय चलने वाला है। फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। ओके।